वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइटामिन्स हम लोगों ने अभी तक फैट सॉल्युबल्स को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने ए, डी, ई एंड के को डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हमारा जो बचा हुआ है वाइटामिन, वो बचा हुआ है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारे पास में दो होते हैं जनरली, विटामिन सी एंड विटामिन बी, ठीक है ना। विटामिन बी के बाद में और बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में, ठीक है ना। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना अब आप लोग। देखो, विटामिन सी जो है, हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी ना, वो डिस्कवरी कौन से फ्रूट में की गई थी? ऑरेंज में। सबसे पहले कौन से फ्रूट में की गई थी इसकी डिस्कवरी? ऑरेंज में की गई थी। और किसने किया था इसको डिस्कवर? वॉ एंड किंग। इन दो लोगों ने मिलकर क्या किया था? विटामिन सी को डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। अगर एक छोटा सा आप पॉइंट याद रखोगे विटामिन सी के बारे में, अगर विटामिन सी हमारे ब्लड में इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, इसका लेवल कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या मिलता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनना। माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है? जब आरबीसीज का जो साइज़ है जनरली वो कितने से कम हो जाए? लेस देन 7 माइक्रोमीटर। और कहीं कहीं पर आप लोग लिख सकते हो 6.5 माइक्रोमीटर से जब इसका साइज़ कैसे हो जाए? कम हो जाए। हाइपोक्रोमिक का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हाइपोक्रोमिक में जनरली हम लोग ना मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, और जब ये कितने से कम हो जाए? लेस देन 32% से कम हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक, ठीक है ना। और माइक्रोसाइटिक जहाँ पर आरबीसीज का साइज़ क्या हो जाए? कम। और हाइपोक्रोमिक जब वहाँ पर आप लोगों को हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर कम दिखाई दे, वो कितने से कम हो? 32% से, तो क्या बोल दिया जाता है उसको? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसका मतलब क्या है कि विटामिन सी आरबीसीज के साइज़ को भी मेंटेन करने का काम करेगा और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, विटामिन सी के बारे में। फंक्शन क्या है इसके, ठीक है ना। फंक्शन जनरली होता क्या है, ये ना हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उसकी तरह काम करता है, एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। उसके साथ साथ ये आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। और दूसरा, इसी के साथ साथ आयरन एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जो हम लोग आयरन इनटेक करते हैं तो वो जनरली फेरिक होता है, ठीक है ना। फेरिक फॉर्म हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली इसको, ठीक है ना। तो जो विटामिन सी है वो इसको किस फॉर्म में चेंज कर देता है? जो भी इसको अब्जॉर्ब करवाएगा तो ये किस फॉर्म में चेंज कर देगा? फेरस की फॉर्म में इसको ये चेंज कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन का क्या करवाता है? सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करवाता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस ये करवाता है, ठीक है ना। इसके साथ अब आप लोग देखना देखो, होता कैसे है कि फॉर एग्जांपल कि ये मिथेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है या ब्लड के अंदर है, मिथेमोग्लोबिन। तो ये जनरली जो है ना, ये विटामिन सी क्या करवा देता है? इसको कन्वर्ट करवाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। मिथेमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के पास में ना यार 4 रिंग मिलती हैं आयरन की, ठीक है ना। और जिसका वेट कितना माना जाता है? 3.3 mg इसका वेट हम लोग मानते हैं, मिलीग्राम, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फिर से आप लोग देख लो कि मैंने क्या बोला है कि जो वेट है आयरन का वो कितना माना जाता है? 4 रिंग्स के साथ में हीमोग्लोबिन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 3.3 mg माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा जो विटामिन सी जो है ना,
उसका जो एक मेन फंक्शन जो आता है बाद में वो कौन सा आता है, फिफ्थ मेन जो पॉइंट आता है कौन सा आता है हमारे पास में, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है ना, वैसे फोलिक एसिड को आप लोग B9 भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, फोलेट की फॉर्म में। देखो जैसे ये फोलिक एसिड इन्होंने बनवाया, ये इसका मेटाबॉलिज्म करवाया विटामिन सी ने, ठीक है ना, तो ये जो फोलिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये किसके लिए इसेंशियल होता है, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और यार ध्यान से सुनना, आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस आप लोगों को प्रेजेंट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। और साथ के साथ हीमोग्लोबिन को भी क्या करवाता है, ये सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन याद रखना यार कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास क्या बनने चाहिए, एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो जो यार ये जो एंटीबॉडी बनते हैं ना हमारी बॉडी में, तो इनको कौन बनवाता है, मेड अप बाय बी लिम्फोसाइट्स या बीटा लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और ये कहाँ पर बनता है, जनरली प्लाज्मा में, ठीक है ना, कहाँ पर बनता है, प्लाज्मा में। क्वेश्चन मार्क रख लेना इस पॉइंट को। उसके अलावा जो हमारा विटामिन सी है, हेल्प इन कोलेजन फाइबर, किस में हेल्प करवाता है, ये कोलेजन फाइबर में भी हेल्प करवाएगा। और याद रखना यार, जो कोलेजन फाइबर है ना, उसकी वजह से आप लोगों को किस किस चीज़ का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, टीथ का, गम्स का, बोन्स का और ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, इनका, ये आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं। जो विटामिन सी है उसको सोर्सेज क्या है, मतलब हम कहाँ कहाँ से विटामिन सी को इस नेचर में ले सकते हैं या नेचर से ले सकते हैं। पहला, एनिमल, कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, एनिमल से। दूसरा, प्लांट से। प्लांट को ही क्या बोला जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है ना। जो सबसे पहला मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, आंवला, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ आंवला में ना 700 मिलीग्राम क्या मिलता है, विटामिन सी। उसके बाद गवावा, अगर आप लोगों ने फिर से इसको 100 मिलीग्राम अगर आप लोग लेते हो ना, तो कितना मिलता है, 300 mg ऑफ विटामिन सी मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिर सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। सिट्रस फ्रूट्स में जनरली क्या क्या काउंट करते हो आप लोग, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, कुछ हद तक आप लोग इसमें मैंगो काउंट कर सकते हो, एप्पल को आप लोग इसमें डाल सकते हो, और पपाया वैसे सिट्रस फ्रूट नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनमें भी आप लोगों को क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और सबसे पहले विटामिन सी को किससे डिस्कवर किया गया था, ऑरेंज में से, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रूट है जहाँ पर आप लोगों को क्या मिला था, विटामिन सी, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी कि विटामिन सी की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती हैं, या इसकी कमी की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी आप लोगों को दिखाई देंगी, ठीक है ना। देखो विटामिन सी से आप लोग पहले जो देखते हो क्या मिलता है, जनरली आप लोग डायरेक्टली याद रखोगे, स्कर्वी, क्या कौन सी डेफिशिएंसी मिलती है इसकी वजह से, या कौन सी डिजीज़ हो सकती है, स्कर्वी। तो जो पहला आता है ना, वो कौन सा आता है, इन्फेंटाइल स्कर्वी, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्या बोलते हो, अडल्ट स्कर्वी, ठीक है ना, अडल्ट स्कर्वी। देखो जो इन्फेंटाइल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कोज्ड बाय या गिवन बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, सबसे पहले फीवर दिखाई देगा पेशेंट में,
उसके अलावा कोई इन्फेक्शन दिखाई दे सकता है, गम्स में आप लोगों को ब्लीडिंग होती हुई दिखाई देगी, और उसी के अलावा वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल आप लोगों को दिखाई देगा। ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इरिटेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर से अगर मैं अडल्ट स्कर्वी की बात करता हूँ तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को इन्फेक्शन दिखाई देगा। इन्फेक्शन के साथ साथ में डिलेड वुंड हीलिंग, क्या दिखाई देगा, डिलेड वुंड हीलिंग। लास्ट में क्या दिखाई देता है, गम्स ब्लीडिंग। गम्स ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन बोथ आर कॉमन इन इन्फेंटाइल एज वेल एज इन अडल्ट स्कर्वी, ठीक है ना। अब देखो और क्या क्या डेफिशिएंसी आप लोगों को दिखाई दे सकती हैं। अदर डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अदर डेफिशिएंसी, ओरल म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, ओरल म्यूकोजा में इन्फेक्शन हो सकता है। और कौन सा इन्फेक्शन, क्या बोल, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह की इन्फ्लेमेशन को क्या बोल देते हो आप लोग फिर वहाँ पर, स्ट्रोमेटाइटिस, ठीक है ना। या फिर ये स्ट्रोमेटाइटिस तो एक ये इन्फेक्शन हो गया। दूसरा उसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि ये ना कहीं कहीं पर ना कुछ डैमेज कर सकता है, डैमेज कर सकता है कैपिलरीज़ को, ठीक है ना। और कैपिलरीज़ को कहाँ पर डैमेज करता है, ये फिंगर्स में, जो हमारी हैंड फिंगर्स होगी वहाँ पर क्या करता है ये, वहाँ पर ये फिंगर्स में कैपिलरीज़ को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। फिर जो हमारा रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है ना, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है जो विटामिन सी का, ये हमारा कितना रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर। एक्चुअल में ना इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, ठीक है ना। स्पेसिफिक एज हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एज आप लोग काउंट नहीं करते हो तो कितना मानते हो आप लोग, 75 mg पर डे, 75 mg पर डे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, अगर मैं एज के हिसाब से अगर आप लोगों को काउंट करवा के दिखाऊं या फिर कैटेगरीज के हिसाब से, तो इन्फेंट में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 20 mg पर डे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चाइल्ड या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ अडोलसेंट, जो क्राइटेरिया आता है हमारा एज का, वहाँ पर कितना बढ़ता है, इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और 30 to 50 mg पर डे की रिक्वायरमेंट वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। नाउ कम्स विद अडल्ट, जो मोर देन 20 ईयर्स का होता है और लेस देन 45 और 50 ईयर्स हम इसमें काउंट करते हैं, तो कितना रहता है, 60 to 75 mg पर डे। और ओल्ड एज की बात करूँ तो वहाँ पर ना कोलेजन फाइबर्स वगैरह या कार्टिलेज वगैरह वीक हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप लोग क्या बोलते हो कि वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, 85 mg पर डे की रिक्वायरमेंट वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑल ओवर अगर आप लोगों से कोई एवरेज इनटेक पूछता है कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो कितनी पड़ती है, 75 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंट में 20 mg, चाइल्ड और एडोलसेंट में 30 to 50 mg पर डे की। अडल्ट का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो 60 to 75 mg। और सबसे लास्ट में हम लोग ओल्ड एज की रिक्वायरमेंट को अगर डिस्कस करें तो वहाँ पर कितनी RDA की रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ती है, डेली डाइटरी अलाउंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, वो होती है 85 mg पर डे की, ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। एक यूनिक विटामिन हम लोग काउंट करते हैं और या मानते हैं, उस विटामिन का नाम क्या होता है, विटामिन पी। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, विटामिन पी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है, बायोफ्लेविनॉइड। क्या नाम होता है इसका, बायोफ्लेविनॉइड, ठीक है ना। इसको यार एक्चुअल में ना डिस्कवर कहाँ किया गया था, लेमन जूस में। जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो विटामिन सी है वो डायरेक्टली कहाँ पर मिला है, ऑरेंज में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लेमन जूस में किसको डिस्कवर किया गया था, विटामिन पी को, ये विटामिन सी के जैसी होती है। बट फिर भी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लेमन जूस या लेमन में किसको डिस्कवर किया गया था, बायोफ्लेविनॉइड की, जिसका नाम क्या है, विटामिन पी, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक फंक्शन क्या होता है, दो ही फंक्शन आप लोगों को याद रखने हैं। ये क्या करती है यार, मेंटेन करती है इंटेस्टिनल कैपिलरीज़ को, इंटेस्टिनल कैपिलरीज़ को, ठीक है। उसके अलावा और
ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। और दूसरा काम क्या होता है इसका, कैपिलरीज परमेबिलिटी को मेंटेन करती है, कैपिलरी परमेबिलिटी को मेंटेन करेगी, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, मेंटेन कैपिलरी परमेबिलिटी को, या डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो फिल्ट्रेशन होता है कैपिलरीज के थ्रू उसको क्या करता है, ये मेंटेन करेगा, ठीक है ना। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना होता है, 200 mg पर डे। लोग बोलते हैं कि चलो नींबू पानी बना लो, नींबू, ठीक है ना, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हो आप लोग, या फिर कहीं आप अच्छे से कैफ़े वगैरह में कहीं पर जाते हो तो कि होम लेमनेड आप लोग कंज्यूम करते हो, ठीक है ना, या वर्जन मोहितो जो आप लोग ड्रिंक करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर जनरली विटामिन सी का अच्छे से इंटेक कर पाते हो, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को विटामिन पी भी मिलेगा। लेमन जूस के अंदर ये बायोफ्लेवोनोइड आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि विटामिन पी का नाम क्या है, बायोफ्लेवोनोइड, और कहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था, लेमन जूस में इसको डिस्कवर किया गया था। ये इंटेस्टिनल कैपिलरीज को मेंटेन करवाने का काम करती है, वहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो साथ के साथ ही परमेबिलिटी को भी क्या करती है, मेंटेन करने का काम करेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे, विटामिन सी हो गया हमारा, विटामिन पी हो गया, एक लास्ट हमारे पास विटामिन बचता है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक विटामिन पढ़े हैं, और सबसे लास्ट विटामिन कौन सा आता है, विटामिन पी, ठीक है ना, विटामिन पी, माफ़ करना विटामिन बी, विटामिन बी। ये ना यार, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं और यही लार्जेस्ट विटामिन होता है। जितने भी कंटेंट आप लोग पढ़ोगे सबसे वास्ट कौन सा माना जाता है, विटामिन बी। और ज़्यादातर क्वेश्चन भी किस में से पूछे जाते हैं, विटामिन बी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि विटामिन बी कैसा है, तो आप याद रखोगे पहली बात कि वाटर सोल्यूबल है। कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। दूसरा, इसी के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है कि यार ये ना हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीजिंग की तरह काम करवाता है। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में। सबसे पहले विटामिन ए, सॉरी माफ़ करना, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, थायामिन। इसका नाम क्या होता है, थायामिन। इसी को ही बोला जाता है एंटी न्यूरेटिक विटामिन। क्या बोला जाता है इसको, एंटी न्यूरेटिक विटामिन। और ना विटामिन बी1 की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ होती है, तो इसलिए इसके एक और नाम दिया जाता है एंटी बेरी बेरी विटामिन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। विटामिन बोल सकते हो या फिर एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी आप लोग इसको नाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब मैं कुछ कुछ डिजीज़ के नाम बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। तो पहला जो आता है न्यूराइटिस, पहला क्या आता है, न्यूराइटिस। किसकी वजह से होता है, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन बी6 की वजह से, ठीक है ना। तीसरा मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, नंबनेस, नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, झन्नाटा सा आता है ना पैरों के अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन बी12 की वजह से। तो ये जनरली कहाँ पर मिलता है, लेग्स में, ठीक है ना। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से आप लोगों को नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन इन लेग्स आप लोगों को दिखाई दे सकता है। नाउ कम्स विद BFS, बर्निंग फीट सिंड्रोम। क्या आता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये किसकी वजह से मिलता है, विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी की वजह से आप लोगों को पेशेंट के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकती हैं, ठीक है ना। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे विटामिन बी1 के बारे में। देखिए विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है, थायामिन, एंटी न्यूरेटिक और फिर एंटी बेरी बेरी विटामिन या फैक्टर के नाम से आप लोग इसको जानते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके फंक्शन के बारे में। देखिए क्या फंक्शन होते हैं इसके, थोड़ा ध्यान से सुनना। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं,
नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के में जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है ना, तो उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कौन करवाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो विटामिन B1 है ना, हम किसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, विटामिन B1 के बारे में। यार ये ना सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है किस किस की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। इनके मेटाबॉलिज्म में क्या करवाएगा, हेल्प करवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, न्यूराइटिस। इसका मतलब कोई न्यूरॉन्स में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही थी। अगर नॉर्मल अगर आप लोगों की ब्लड में विटामिन B1 है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होगा ना वो नॉर्मल दिखाई देगा। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसकी वजह से नॉर्मल रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसने मेटाबॉलिज्म करवाया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से ना क्या होता है, हेल्प इन मेकिंग ऑफ ग्लूकागोन, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखोगे, या ग्लूकागोन, सॉरी माफ़ करना, ग्लाइकोजन, सॉरी माफ़ करना, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की वजह से फिर ग्लूकोज बनता है। उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में आप लोगों को ATPs का सर्कुलेशन होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरा, हेल्प इन विटामिन B9 सिंथेसिस, हेल्प इन विटामिन B9 B3 सिंथेसिस। और B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन या नाइसिन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। नियासिन की सिंथेसिस में भी क्या करवाता है, ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B3 की, तो इसका मतलब B1 अगर कम है तो B3 का सिंथेसिस भी कम होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, पेलेग्रा। क्या दिखाई देता है वहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, पेलेग्रा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात डिस्कस करेंगे कि ये मिलता कहाँ कहाँ पर है। तो जो विटामिन B1 है ना, ये कहाँ पर मिलता है जनरली, राइस में। कहाँ पर मिलता है जनरली, ये राइस में मिलता है। और ये ना यार नेचुरल सोर्स होता है इसका, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B1। इसलिए तो बोला जाता है कि जब भी आप चावल को उबाल के बनाते हो तो जो पानी होता है ना, तो उसको फेंकना नहीं, उसको पी लेना होता है, ठीक है ना। तो जो राइस, फॉर एग्जांपल कि क्या हमारे पास में राइस है, तो यार जो ये राइस है ना, इसकी एक लेयर होती है एलुरोन। कौन सी लेयर होती है, एलुरोन लेयर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, थायमिन। इसलिए चावल को जब उबालते हो आप लोग, उस पानी को फेंकना नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग देखते हैं राइस पॉलिशिंग। जो हमारा जो चावल जो मार्केट से मिलते हैं, या जो राइस के जो मील वगैरह होते हैं, वहाँ पर ना राइस की पॉलिशिंग की जाती है। तो वहाँ पर ना आप लोगों को एक कोटिंग मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को सिंथेटिक विटामिन B1 की कोटिंग मिलती है, ठीक है ना। वो सिंथेटिक विटामिन B1 की कोटिंग भी आप लोगों को वहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। तो जो वो पॉलिशिंग जो हम लोग करते हैं ना, वो पॉलिशिंग किसकी की जाती है, विटामिन B1 की, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो राइस की जो कुकिंग टेक्निक है ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, राइस की जो कुकिंग टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, पर बॉइलिंग, या पर बॉइलिंग भी आप लोग उसको बोल सकते हो। पर बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, धीमी आंच में पकाना। क्या होता है वो, धीमी आंच में पकाना, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेरी या राइस। मैंने बोला कि जो कुकिंग टेक्निक होती है राइस की वो कैसी होती है, पर बॉइलिंग टेक्निक होती है, ठीक है ना। पर बॉइलिंग कौन सी टेक्निक होती है भाई, पर बॉइलिंग टेक्निक उसकी मानी जाती है, मतलब धीमी आंच पे पकाना, ठीक है ना।
तो जो पॉलिशिंग जो होती है ना यार, इसकी वजह से ना एक डिजीज़ होती है राइस ईटर डिजीज़, और राइस ईटर डिजीज़ को ही क्या बोला जाता है, बेरी बेरी डिजीज़। क्या बोला जाता है, बेरी बेरी डिजीज़। तो ये बेरी बेरी जो है ना बहुत टाइप की होती है, ठीक है ना। तो जो बेरी बेरी डिजीज़ जो है जनरली होता क्या है ये कितने टाइप की होती हैं, देखो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फेंटाइल बेरी बेरी के बारे में। इन्फेंटाइल बेरी बेरी, जो इन्फेंटाइल बेरी बेरी है ना, ये जनरली 6 मंथ तक की एज के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होती है, उनको क्या करती है, अफेक्ट करेगी। और वहाँ पर जो होता है ना, आप लोगों को हार्ट में कार्डियोमेगाली दिखाई देता है। मतलब हार्ट का जो साइज़ होता है कैसे दिखाई देगा, जनरली आप लोगों को बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों को ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या दिखाई देगा आप लोगों को, माफ़ करना, ऑप्थेल्मोप्लेजिया नहीं यार, हार्ट फेलियर। अगर कार्डियोमेगाली हो रही है वहाँ पर आप लोगों को जनरली हार्ट फेलियर दिखाई दे सकता है। उसके अलावा पेशेंट जो है ना यार, उनको एक कॉम्प्लिकेशन दिखाई देती है, जो लेग साइज़ होगा ना वो लार्ज दिखाई देगा आप लोगों को। कैसा साइज़ दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा, लेग साइज़, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की। पहला कौन सा था हमारे पास में, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लो अब आप लोग, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, पहला तो पॉइंट याद रखोगे आप लोग। और जो सेकंड जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, मिलेगी आप लोगों को, ड्राई बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी। ये जो ड्राई बेरी बेरी डिजीज़ है ना, ये हमारे कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को। कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगी, अगर वहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पर आप लोगों को पेशेंट में क्या दिखाई देता है, कन्फ्यूजन, ठीक है ना। और कुछ हद तक वहाँ पर आप लोगों को मेमोरी लॉस दिखाई देगा। और अगर मेमोरी लॉस है तो वहाँ पर आप लोगों को ना, मैंने बोला था कि ये क्या करवाती है, जो हमारे न्यूरोनल इम्पल्सेस होती हैं, जो ट्रांसमिशन होती है, उसको क्या करवाती है, मेंटेन करने का काम करेगी। और विटामिन B1 ही कम हो गया और वहाँ पर नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है ड्राई बेरी बेरी के केस में, तो वहाँ पर जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आप लोगों को सीजर्स लाइक एक्टिविटी या फिर सीजर्स वहाँ पर आप लोगों को पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितने टाइप्स देख लिए बेरी बेरी के, 2। पहला इन्फेंटाइल बेरी बेरी और सेकंड हम लोगों ने कौन सा देखा है, ड्राई बेरी बेरी। तो ये जो ड्राई बेरी बेरी होता है ना, जनरली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। इसके ना फर्दर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, ठीक है ना। इसके फर्दर कितने टाइप मिलेंगे आप लोगों को, 2 टाइप मिलते हैं। और वो 2 टाइप कौन कौन से मिलेंगे, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। एक होता है रिवर्सिबल, एक कौन सा मिलता है, रिवर्सिबल। और नेक्स्ट कौन सा होता है, इरिवर्सिबल, जिसको आप लोग वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हो। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें रिवर्सिबल जो है ना, आप लोगों को इसमें ना एक ट्रिक याद रखनी है, गोआ, जी से बनता है ग्लोबल कन्फ्यूजन। दूसरा ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब क्या है ऑप्थेल्मोप्लेजिया का, यार इसमें ना जो आइज़ के अंदर, सॉरी माफ़ करना, आइज़ के अंदर जो नर्व लॉस हो जाती हैं या नर्व इम्पल्सेस कैसे हो जाते हैं, लॉस्ट, ठीक है ना। और तीसरा क्या आता है, अटैक्सिया। तीसरा पॉइंट क्या आता है, अटैक्सिया। अब हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल बेरी बेरी या ड्राई बेरी बेरी के बारे में, जिसको इसमें ना आप लोगों को क्या दिखाई देता है, मेमोरी लॉस। ये इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। अगर ये एंटीरोग्रेड होता तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते कि वो उस एमनेशिया को आप लोग क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो ध्यान रखना आप लोगों को, ड्राई बेरी बेरी में सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा भाई, जनरली रिट्रोग्रेड एमनेशिया। ये आप लोग ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क बना लेना है इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ कम्स विद, हम लोगों ने 2 टाइप के डिस्कस कर लिए अभी, कौन कौन से हमारे पास में ड्राई बेरी बेरी होती है, एक रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आप लोगों को गोवा के नाम से याद रखना है, GOA, जिसमें आप लोगों को ग्लोबल कन्फ्यूजन, ओ से आप लोगों को ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जहाँ पर आप लोगों को आइज़ में नर्व लॉस दिखाई दे सकता है, नर्व स्टिमुलेशन लॉस दिखाई देगा। और थर्ड पॉइंट क्या आता है, अटैक्सिया। वैसे ही इरिवर्सिबल में आप लोगों को क्या दिखाई देता है,
मेमोरी लॉस, और कौन सा, रिट्रोग्रेड मेमोरी लॉस वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। और पहले वाला कौन सा था, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, दूसरा ड्राई बेरीबेरी, एंड थर्ड वन इज़ योर वेट बेरीबेरी। थर्ड कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी का मतलब क्या होता है, जो ब्लड से रिलेट करता हो। डायरेक्टली बोलेंगे हम लोग कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा, कार्डियक पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब हार्ट को अब ये कॉम्प्लिकेट करता है, जिसमें आप लोगों को कार्डियोमेगाली दिखाई देगा, और डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को पेशेंट में क्या दिखाई देता है, हार्ट फेलियर। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड बेरीबेरी। फोर्थ डिजीज़ कौन सी आती है, मिक्स बेरीबेरी। मिक्स बेरीबेरी का मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, ये क्या करेगा, जनरली कार्डियो या फिर कार्डियक पार्ट, साथ साथ में नर्वस पार्ट ऑफ या नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड बेरीबेरी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्निक्स कोर्सकॉफ डिजीज़ भी बोल सकते हो, या फिर WK एन्सेफेलोपैथी भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है यार इसमें ना, जनरली इस कंडीशन में होता क्या है, जो थायमिन एंजाइम होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, थायमिन एंजाइम जो होगा वो डैमेज हो जाता है। वो क्या होगा, डैमेज होगा। और किसकी वजह से, अल्कोहल यूज़ की वजह से। अरे किसकी वजह से, अल्कोहल यूज़ की वजह से, और अर्ली मॉर्निंग या एक्सेसिव अल्कोहल लेने की वजह से पेशेंट बार बार में क्या करता है, वोमिटिंग करेगा। उसकी वजह से वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी आप लोगों को दिखाई देती है, किसकी, विटामिन B1 की, जिसकी वजह से ब्रेन क्या होता है, कम्प्लीटली अफेक्ट वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, वर्निक्स कोर्सकॉफ का मतलब क्या है, एक डिजीज़ होती है और एक एन्सेफेलोपैथी अगर आप लोगों को दिखाई दे। डिजीज़ जो है वो जनरली अल्कोहल की नॉर्मल कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है, बार बार वोमिट करेगा, लॉस हो जाएगा। बट वहाँ पर अगर ब्रेन अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वहाँ पर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है विटामिन B1 की, और वहाँ पर ब्रेन कैसा दिखाई देगा, आप लोगों को अफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। नाउ कम्स विद सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 कि जो सोर्सेज हैं विटामिन B1 के वो क्या क्या हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं वही मेन पॉइंट कि इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है एनिमल सोर्स और दूसरा कौन सा होता है, प्लांट सोर्स। हम लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, प्लांट सोर्स को। तो प्लांट सोर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को मिलता है। ठीक है ना। प्लांट सोर्स को हम लोग बोलते हैं रिचेस्ट। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप लोगों ने तो ये पढ़ा दिया कि राइस में सबसे ज़्यादा मिलता, तो हम लोग तो राइस को चूज़ करके आ गए तो क्वेश्चन में कि B1 उसमें ज़्यादा मिलता है। बट सर ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो रहा है। तो यार हमेशा ध्यान रखना यार, जो यीस्ट होता है ना, ड्राइड यीस्ट, वहाँ पर आप लोग क्या बोलते हो कि सबसे ज़्यादा विटामिन B1 आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट, राइस की जो पॉलिशिंग होती है वहाँ वो आपका सेकंड नेचुरल सोर्स माना जाएगा। थर्ड वन वीट, फोर्थ वन सीरियल्स, जो हमारे बाकी के जो अनाज वगैरह होते हैं वहाँ पर हम लोग इसको काउंट करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या बोला जाता है कि जितने भी हमारे ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, पालक वगैरह जो होती हैं, उसमें आप लोग क्या बोलते हो कि वहाँ पर आप लोगों को ये मिलता है। नाउ कम्स विद RDA, recommended dietary allowances according to body weight per day। कितना होता है इसका, 1 to 2 मिलीग्राम पर डे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारे रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हमने विटामिन C, विटामिन P और विटामिन B, जिसमें हम लोगों ने विटामिन B1 को डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है। जनरली आप लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा याद रखना है, विटामिन B1 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन कौन सी डेफिशिएंसी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है ना, वो आप लोग ध्यान रखोगे।
तो विटामिन B1 में हम लोगों ने कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में पढ़ा है कि इसमें 5 डिजीज़ आप लोगों को मिलती हैं। एक तो कॉमन हम लोग बोल यही देते हैं कि बेरी मिलती है, बट उसके आगे 5 पार्ट में वो चेंज होती है। पहला इन्फेंटाइल बेरी, नेक्स्ट वन इज़ योर ड्राई बेरी, थर्ड इज़ योर वेट बेरी, फोर्थ मिक्स्ड, और लास्ट वाला जो होता है वर्निक्स कोर्सकॉफ। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस 5 के बारे में अभी तक डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।